Hello, my dear students. I welcome all of you on Sama Tabassum classes. This is class third for MCQ series Indian Economy. और इससे पहले हमने 2 सेशंस किए. जिन्होंने वो नहीं देखे वो देख सकते हैं. प्लेलिस्ट बना के है Indian Economy MCQ this playlist in playlist section. So let's get started for today's session. So question number 1 is प्लानिंग इन इंडिया डिराइव्स इट्स ऑब्जेक्टिव्स फ्रॉम. जो यहाँ पे इंडिया में प्लानिंग होती थी 5 ईयर प्लान्स या कोई भी तरह की प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग या फाइनेंशियल प्लानिंग होती है, इसके ऑब्जेक्टिव्स हम कहाँ से डिराइव करते हैं इंडिया में. ऑप्शंस आर फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, प्रियम्बल एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी. बेसिकली क्या हुआ, जब इंडिया को आज़ादी मिली उस टाइम पे इंडिया के जो जितनी भी गवर्नमेंट्स आई तो उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हुआ करते थे, तो इसलिए हमने कुछ ही राइट्स को फंडामेंटल राइट्स बना दिया. ठीक है, जो कि पार्ट 3 है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में. उसके बाद हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने बताया कि जितने जितने ज़्यादा रिसोर्सेज होंगे हमारी इंडियन गवर्नमेंट के पास, उनको चाहिए वो उतने उतने रिसोर्सेज एज पर द डायरेक्टिव्स ऑफ DPSP इस्तेमाल करें. तो प्लानिंग की जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमें क्या क्या प्लानिंग में क्या किन किन चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना चाहिए, हम उन्हीं चीज़ों को करते हैं जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दिए गए हैं. सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर. क्योंकि DPSPs हमें सोशो इकोनॉमिक वेलफेयर की ओर ही ले जाते हैं. ठीक है, आपने इंडियन पॉलिटी में भी ये पढ़ा होगा. इसके बाद इकोनॉमिक प्लानिंग इज अ सब्जेक्ट इन. इकोनॉमिक प्लानिंग किस लिस्ट का सब्जेक्ट है? हमारे पास 3 लिस्ट्स होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट. ऑप्शन ए कंकरेंट लिस्ट, ऑप्शन बी स्टेट लिस्ट, ऑप्शन सी यूनियन लिस्ट एंड ऑप्शन डी स्पेशल लिस्ट. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन ए कंकरेंट लिस्ट. द कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर इज डैश डैश. जो इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर है कि इसका कंट्रीब्यूशन हमारी इकोनॉमी में क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है या कांस्टेंट है या नन ऑफ द अबव. जो कंट्रीब्यूशन है इंडियन एग्रीकल्चर सेक्टर से, ये हमारी इंडियन इकोनॉमी में क्या हो रहा है. सो यस, द राइट आंसर इज डिक्रीज हो रहा है. क्योंकि इंडिया की अगर हम बात करेंगे ना, इंडिया की इकोनॉमी एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी, एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी थी अगर हम पहले की बात करेंगे, लेकिन इसने डायरेक्टली जंप किया टर्शरी सेक्टर की ओर. अब हमारी इंडिया की इकोनॉमी सर्विस सेक्टर इकोनॉमी. अब हमारा GDP का जो पोर्शन है ना, वो सबसे ज़्यादा थर्ड सेक्टर से आता है, सर्विस सेक्टर से आता है. तो दिन ब दिन एग्रीकल्चर जो GDP का कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर से, वो कम होता जा रहा है. सो इट इज़ डिक्रीजिंग और सर्विस सेक्टर से ज़्यादा होता जा रहा है. ठीक है, तो इंडियन इकोनॉमी ने जंप किया फ्रॉम एग्रीगेरियन इकोनॉमी टू सर्विस सेक्टर इकोनॉमी. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. The concept of 5-year plan was introduced by. 5-year plan का कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया इंडिया में? मोरारजी देसाई, लाल बहादुर शास्त्री, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी. ये प्राइम मिनिस्टर्स का नाम दिया गया है, किन प्राइम मिनिस्टर्स के द्वारा इनको इंट्रोड्यूस किया गया. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू. आपको पता ही है जो 5-year प्लान है, सबसे पहला जो 5-year प्लान था, फर्स्ट 5-year प्लान, उसने फोकस किया था एग्रीकल्चर पे, और जो सेकंड 5-year प्लान था उसने फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. जो सेकंड 5-year प्लान है उसको हम नेहरू मेहलनोबिस प्लान भी बोलते हैं. सो सॉरी, यहाँ पे ऑप्शन सी आएगा, जवाहरलाल नेहरू. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. ठीक है. सो अनदर क्वेश्चन इज द स्ट्रैटेजी ऑफ रोलिंग प्लान वाज अडॉप्टेड बाय. ठीक है, कुछ ईयर्स में हमने रोलिंग प्लान्स फिर लाए थे, तो ये स्ट्रैटेजी किसने अडॉप्ट की थी? जवाहरलाल नेहरू ने, मोरारजी देसाई ने, राजीव गांधी ने, नरेंद्र मोदी ने. नरेंद्र मोदी के टाइम तो 5-year प्लान्स को ख़त्म किया गया. सो यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी मोरारजी देसाई. ठीक है. द टोटल एक्सपेंडिचर फॉर एग्रीकल्चर वॉज द हाइस्ट इन विच 5-year प्लान. किस 5-year प्लान में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर के लिए एक्सपेंडिचर किया गया? क्योंकि गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है उसको हम बोलते हैं रेवेन्यू, और जो गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है उसको हम एक्सपेंडिचर बोलते हैं. तो किस 5-year प्लान में सबसे ज़्यादा खर्चा किया गया एग्रीकल्चर के लिए? 4th 5-year प्लान, 3rd 5-year प्लान, 2nd 5-year प्लान, 1st 5-year प्लान. एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन. सो देखो, अब यहाँ पे मैंने आपको बोला जो फोकस था हमारे फर्स्ट 5-year प्लान का वो था एग्रीकल्चर पे. सेकंड 5-year प्लान ने फोकस किया था इंडस्ट्रियलाइजेशन पे. लेकिन यहाँ पे बोला जाता है टोटल एक्सपेंडिचर कब ज़्यादा किया गया था फॉर एग्रीकल्चर. सो वो उसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, 4th 5-year प्लान. ठीक है. ओके, मूविंग फॉरवर्ड.
द फर्स्ट चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन, प्लानिंग कमीशन का पहला चेयरमैन कौन था? देखो प्लानिंग कमीशन जो है, मैंने आपको बोला इसको एबॉलिश किया गया क्योंकि हमारे पास अब नीति आयोग आया है, ठीक है, अब नीति आयोग ये काम करता है। जो प्लानिंग कमीशन था इसका चेयरमैन कौन हुआ करता था? इसका चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर हुआ करता था, ठीक है। तो फर्स्ट चेयरमैन कौन था प्लानिंग कमीशन का? ऑप्शन ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बी इंदिरा गांधी, ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर था उस टाइम पे और प्राइम मिनिस्टर ही चेयरमैन होता है ऐसी बॉडीज का। द ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर वॉज नेगेटिव इन, एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ रेट कब नेगेटिव में जा रही थी? फर्स्ट 5 ईयर प्लान के टाइम, सेकंड 5 ईयर प्लान के टाइम, थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम, या फोर्थ 5 ईयर, या ऑल ऑफ द अबो? नेगेटिव ग्रोथ रेट कब थी एग्रीकल्चर की? एंड यस द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, थर्ड 5 ईयर प्लान के टाइम, ठीक है। ओके, अनदर क्वेश्चन इज ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी मींस, इंडियन इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्या इसका मतलब होता है इंक्रीजिंग एक्सटर्नल बोरोइंग, जब हम बाहर से पैसे उधार लेते, लार्ज एफडीआई, जब इन्वेस्टमेंट यहाँ होती है, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, जब इंपोर्ट्स के बदले हम अपनी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं, या मिनिमम पॉसिबल रिस्ट्रिक्शंस ऑन इकोनॉमिक रिलेशन विद अदर कंट्रीज, या ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी का मतलब हो गया कि बाकी कंट्रीज के साथ कम से कम रिस्ट्रिक्शंस लगाना इकोनॉमिक रिलेशंस पे। सो क्या लगता है आपको ग्लोबलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी हम किसको बोलते हैं? इंडियन इकोनॉमी की ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन होता है जब हम बहुत सारी कंट्रीज के साथ जुड़ जाएंगे, उनके साथ ट्रेड करेंगे, उनके साथ हिसाब किताब हमारा रहेगा, जब खुलेंगे इकोनॉमिक बॉर्डर्स हमारी दूसरी कंट्रीज के साथ, तो उसी को हम बोलते हैं। सो ऑप्शन डी यहाँ पे सही आंसर है कि जब हमारी मिनिमम रेस्ट्रिक्शंस रहेंगी इकोनॉमिक रिलेशंस विद अदर कंट्रीज, ठीक है, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल वाज स्टार्टेड इन, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को कब स्टार्ट किया गया? 1948, 1949, 1951, 1952। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को बनाया गया था 1952 में, ये आपको याद रखना है। लेकिन जब 2014 के बाद, 1952 में ये बना था, लेकिन 2014 के बाद प्लानिंग कमीशन और एनडीसी को एबॉलिश किया गया। अब हमारे पास नीति आयोग है, और 5 ईयर प्लान्स को भी हमने बंद किया। 12th 5 ईयर प्लान वाज द लास्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी मींस, इकोनॉमी में अगर हम बोलेंगे ना टेक ऑफ स्टेज है, वो क्या मतलब रखता है? रेस्ट्रिक्शंस आर रिमूव, क्या हम रेस्ट्रिक्शंस को रिमूव करते हैं? इकोनॉमी स्टैग्नेंट, क्या इकोनॉमी रुकी हुई है? स्टडी ग्रोथ बिगिनस, और एक समान ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होगी, ग्रोथ हो रही है लगातार, या इकोनॉमी इज कोलैप्सिंग, या हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो रही थी, कोलैप्स हो रही है। इसका मतलब टेक ऑफ स्टेज का मतलब है कि हमारी ग्रोथ बिगिन हो रही है और वो स्टीडी जा रही है। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर, ठीक है। A closed economy means, closed economy का मतलब क्या होता है? Only exports are taking place, money supply is controlled, digital financing take place, neither exports nor imports. Closed economy का मतलब होता है, देखो closed economy अगर आपने इंडियन इकोनॉमी पढ़ी है, closed economy का मतलब होता है GDP is equal to GNP. Closed economy का मतलब होता है हमारे डोमेस्टिक टेरिटरी में सिर्फ अपने ही बंदे काम करेंगे, और नेशनल जो है, नेशनल्स हमारे बाहर, हमारे कोई रिलेशंस नहीं होंगे बाहर कंट्रीज के साथ। तो इसका मतलब होता है कि ना ही हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर किसी कंट्री के साथ, ना ही इंपोर्ट कर रहे हैं। सो ऑप्शन डी हियर इज द राइट आंसर। हमारा इकोनॉमिक रिलेशन किसी भी कंट्री के साथ नहीं है। आजकल के ग्लोबलाइजेशन वर्ल्ड में तकरीबन कोई ऐसी इकोनॉमी नहीं है जो क्लोज्ड इकोनॉमी है, ठीक है। विच ऑफ द स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट इंडियन प्लानिंग कमीशन? इंडियन प्लानिंग कमीशन के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मेंबर डू नॉट रिक्वायर एनी मिनिमम एजुकेशन, अगर इसका मेंबर बनना था तो इसके लिए कोई मिनिमम एजुकेशन की जरूरत नहीं है। इट इज़ नॉट डिफाइंड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में किसी आर्टिकल के अंदर नहीं है। डू नॉट हैव फिक्स्ड वर्किंग ड्यूरेशन, इसकी कोई फिक्स्ड वर्किंग ड्यूरेशन नहीं है। तो क्या लगता है आपको? हाँ, ऑब्वियसली जो प्लानिंग कमीशन है ना, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया। इट वॉज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है। अब तो हमारे पास है ही नहीं प्लानिंग कमीशन, ठीक है। इन विच सेक्टर द पब्लिक सेक्टर इज मोस्ट डोमिनेट, किस सेक्टर में पब्लिक सेक्टर सबसे ज्यादा है? ट्रांसपोर्ट, स्टील प्रोडक्शन, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, कमर्शियल बैंकिंग, ठीक है। जो गवर्नमेंट वाला सेक्टर होता है, किस में सबसे ज्यादा डोमिनेट है? एंड यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कमर्शियल बैंक्स। अगर आप देखोगे कमर्शियल बैंक्स, वो सबसे ज्यादा गवर्नमेंट बैंक्स है। हाँ, प्राइवेट बैंक्स भी है बट थोड़े थोड़े।
इंडिया हैड अ हॉलीडे प्लान, ठीक है। हॉलीडे प्लान इंडिया में कब आया था? जब हमने 5 ईयर प्लान तश्कील नहीं दिया, हम थोड़ा रुके। तो हॉलीडे प्लान कब था? आफ्टर द ड्रॉट ऑफ 1966, आफ्टर द लिबरेशन ऑफ बांग्लादेश इन 1971, आफ्टर इंडिया पाकिस्तान वॉज वॉर इन 1965, आफ्टर इंडिया चाइना वॉर 1962। तो ऑप्शन ए, हमने हॉलीडे प्लान लाया था पहले जब 1966 का ड्रॉट हुआ था, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? ओके। इन इकोनॉमिक्स प्रोडक्शन मीन्स, प्रोडक्शन का मतलब क्या है? फार्मिंग, मैन्युफैक्चरिंग, क्रिएटिंग यूटिलिटी, मेकिंग। क्या लगता है आपको? इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन का मतलब होता है, तो इकोनॉमी में अगर हम देखेंगे इसमें प्रोडक्शन का मतलब होता है जब इनपुट्स को हम ट्रांसफॉर्म करते हैं आउटपुट्स में, ठीक है। जब हम क्रिएटिंग यूटिलिटीज, जब हम इनपुट्स को ट्रांसफॉर्म करेंगे आउटपुट्स में। सो ऑप्शन सी हियर इज द राइट आंसर। What type of economy can be termed as laissez-faire economy? किस तरह की इकोनॉमी को हम laissez-faire economy बोलते हैं? ऑप्शन ए मिक्सड इकोनॉमी, ऑप्शन बी सोशलिस्ट इकोनॉमी, ऑप्शन सी कमांड इकोनॉमी, ऑप्शन डी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। मिक्सड इकोनॉमी का मॉडल इंडिया में चलता है। सोशलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है जो सब सारा कुछ गवर्नमेंट के पास होता है, और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी का मतलब होता है जब प्राइवेटाइजेशन होती है, और इसमें जो है फ्री मार्केट इकोनॉमी भी हम इसको बोलते हैं। सो ऑप्शन डी, जब गवर्नमेंट का रेगुलेशन नहीं होता, जब गवर्नमेंट का कोई कंट्रोल नहीं होता है, उसी को हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं। जब प्राइवेटाइजेशन होती है, और उसी को हम laissez-faire इकोनॉमी भी बोलते हैं। तो जैसा कि आपको ये पता होना चाहिए, इकोनॉमिक्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होती है कि कुछ कहीं जगह पे, जैसे इंडिया में मिक्स्ड इकोनॉमी मॉडल है। मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब होता है हमने कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ फीचर्स लिए और सोशलिस्टिक इकोनॉमी के कुछ फीचर्स लिए हैं। जहाँ पे सोशलिस्टिक इकोनॉमी होती है वहाँ पे गवर्नमेंट के अंदर ही सारा होता है, और जहाँ पे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है वहाँ पे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ही ज़्यादा होती है। मूविंग टू अनदर क्वेश्चन, FERA स्टैंड्स फॉर, फेरा एक्ट है हमारे पास, फीमा एक्ट है एक और हमारे पास। फेरा का फुल फॉर्म क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एनर्जी रेगुलेशन एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रूलिंग एक्ट। बेसिकली इसमें हम फॉरेन एक्सचेंज करते हैं रेगुलेट, ठीक है, करेंसी के रिलेटेड, पैसों के रिलेटेड। सो यस, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट। इंशाल्लाह जो नया सेशन होगा उसमें मैं थोड़ा अच्छी फॉर्मेटिंग पे लाऊंगी, हम बहुत सारे MCQs करेंगे। फीमा, मैंने आपको बोला था एक हमारे पास फेरा एक्ट है और दूसरा है फीमा एक्ट। फीमा एक्ट किसके रिलेटेड है? फॉरेन एक्सचेंज मर्जिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेज्ड एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड नन ऑफ दीज। इसका जो फुल फॉर्म है वो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर और एक आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम के अंदर, ठीक है। ओके, MNC स्टैंड फॉर, MNC आप बोलते हैं ना कि ये काम करता है MNC में, उसका क्या मतलब होता है? MNC स्टैंड फॉर मल्टीनेशनल कमोडिटीज, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस, मिनिमम नंबर ऑफ कमोडिटीज, नन ऑफ द अबव। MNC का मतलब होता है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं उनका। डिवैल्यूएशन ऑफ इंडियन रुपी इन टर्म्स ऑफ US डॉलर वाज इन द ईयर, किस ईयर में हमने इंडियन रुपी को डिवैल्यू किया, कम किया उसको? 2000, क्योंकि ये भी एक गवर्नमेंट का ये होता है, हम कभी करते हैं कम, सो दैट कि हमारा जो बाहर चीज़ें हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा खरीदी जाए। बहुत सारे इसके फ़ायदे होते हैं। 2019 में, 2000 में, 1981 में, 1991 में, एंड यस, ऑप्शन डी इज़ द राइट आंसर। IMF स्टैंड्स फॉर, IMF एक ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसका फुल फॉर्म क्या है? इंडियन मॉनिटरी फंड, इंटरनल मॉनिटरी फंड, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, नन ऑफ दिस। IMF का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड। जैसे वर्ल्ड बैंक है हमारा, वैसे ही IMF भी है। तकरीबन 1945 में बने हैं ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ओके, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन मींस, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है? कांस्टेंट रेट ऑफ इंपोर्ट्स, कि हम इंपोर्ट्स जो है वो बराबर हर साल उतने ही करेंगे, मतलब बाहर कंट्री से कंट्री की चीज़ें अपनी कंट्री में लाएंगे। इंक्रीज इन इंपोर्ट्स, क्या हम इंपोर्ट्स को इंक्रीज करेंगे? प्रोड्यूसिंग इंपोर्टेड गुड डोमेस्टिकली, इंपोर्ट बैन, क्या हम बाहर से चीज़ें लाते हैं बाहर कंट्री से, उसको हम घर पे बनाएंगे, मतलब अपनी कंट्री में बनाएंगे, या इंपोर्ट बैन? इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन हम किसको बोलते हैं? सो ऑप्शन सी यहाँ पे सही रहेगा। इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का मतलब है जो चीज़ें हम बाहर वाले मुल्कों से लाते हैं ना, हम कोशिश करेंगे अपनी कंट्री में उनको बनाना, सो दैट कि हमें बाहर वाली मुल्कों से ज़्यादा चीज़ें खरीदने ना पड़े, ठीक। FDI स्टैंड्स फॉर, FDI की फुल फॉर्म क्या है? FDI की फुल फॉर्म होती है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जो फॉरेनर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं। सो FDI का मतलब होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ठीक है। डू राइट इन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं। इंशाल्लाह मैं कंप्यूटर्स के भी सेशन ले आऊँगी। एक होता है FDI, दूसरा होता है FII। FDI होता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट
और FI का मतलब कि FI हेल्प्स टू इम्प्रूव, FI से हमारा क्या इम्प्रूव होता है, कैपिटल मार्केट, हाउ ऑफ इक्विटी कैपिटल, फाइनेंशियल इनोवेशन एंड डेवलपमेंट, ऑल ऑफ द अबव। FI से क्या इम्प्रूव होता है, सारी चीज़ें, हमारा कैपिटल मार्केट भी, हमारी फाइनेंशियल इनोवेशन भी। FI और FDI दोनों होते हैं जिसमें फॉरेनर्स यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लेकिन दोनों में कुछ रूल्स का फ़र्क है, तो वो हम आगे फिर देखेंगे। Multinational corporations owners and managers businesses in two or more countries called। अगर मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस का बिजनेस होगा और वो सेम बिजनेस 2 या 2 से ज़्यादा कंट्रीज में कर रहे हैं, इसका क्या इसको हम क्या बोलते हैं, MNC, FDI, FI, मोनोपली। एंड यस, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। मल्टीनेशनल कंपनी होती है जो बहुत सारी कंट्रीज में काम कर रही होती है। डेमोग्राफी मीन्स, डेमोग्राफी का मतलब क्या होता है, क्या ये स्टडी ऑफ अर्थ है, नहीं, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन है, स्टडी ऑफ मोरालिटी है, स्टडी ऑफ डायरेक्शन है। तो डेमोग्राफी का मतलब होता है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है, ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स दोज डाई इन अ पॉपुलेशन इन अ गिवन पीरियड ऑफ 5 years इज कॉल्ड। कितने इंडिविजुअल्स मर गए पॉपुलेशन के 5 सालों में, उसको हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी रेट, पॉपुलेशन डेंसिटी, बर्थ रेट, नन ऑफ दीज। सो बेसिकली ये होता है कि अप टू द 5 years, दैट इज मोर्टेलिटी रेट। बेसिकली मोर्टेलिटी रेट हम देखते हैं एक साल में कितने जो है डेथ्स हुई पर 1000 इंडिविजुअल्स एक साल में, उसको हम मोर्टेलिटी रेट बोलते हैं, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी मींस, पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब क्या है, रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ डेथ रेट ऑफ पॉपुलेशन, रेट ऑफ बर्थ रेट ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन साइज इन स्पेसिफिक एरिया। पॉपुलेशन डेंसिटी का मतलब होता है कितने एरिया में कितने लोग रहते हैं। सो पॉपुलेशन साइज इन स्पेसिफिक एरिया इज द राइट आंसर, ठीक है, एरिया कितना है और लोग कितने हैं, शाबाश। द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑन 1 March 2011 कितना था, 1 March 2011 में इंडिया का पॉपुलेशन, सो यस 121 करोड़, ठीक है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, और इंशाल्लाह हम अच्छी फॉर्मेटिंग में लाएंगे MCQs, और MCQs के थोड़ा अच्छे बड़े बड़े ड्यूरेशन वाले सेशंस हम करेंगे। स्टे इन टच एंड स्टे कनेक्टेड। बाकी सेशंस भी आपको मिल रहे हैं, बीट साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बीट मॉडर्न हिस्ट्री, और इंशाल्लाह जियोग्राफी भी हम स्टार्ट करेंगे। टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, एंड यस, इफ़ यू वांट टू ज्वाइन आवर स्टैंडर्ड जनरल स्टडीज़ कोर्स, यू कैन डू दैट। हमारी जो ऐप है सामा तबस्सुम क्लासेस की, प्ले स्टोर पे, वहाँ पे जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। जनरल स्टडीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमने एक स्टैंडर्ड बैच लॉन्च किया है, उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। और हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप भी है सामा तबस्सुम क्लासेस के नाम से, तो वहाँ पे भी आप ज्वाइन कर सकते हैं फॉर फर्दर अपडेट्स।